जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम स्टडी में। तो इस समय यूपी में सबसे हॉट खबर कौन सी चल रही है, सबसे खतरनाक खबर कौन सी चल रही है? अतीक अहमद हत्याकांड। तो अतीक अहमद की हत्या हो गई, तो ये तो गीता में भी लिखा है कि आप जैसा करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा, भले इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले। ठीक है, तो अतीक अहमद ने बहुत से पाप कमाया, तो मुझे लग रहा है ये पाप पूरे भर गए और फिर उनके पापों का रिजल्ट वापस मिला। लेकिन एक क्वेश्चन और छोड़ के जा रहा है अतीक अहमद हत्याकांड कि पुलिस हिरासत में किसी भी कैदी की मृत्यु क्या उचित है? तो एक लोकतांत्रिक देश में, एक लोकतांत्रिक और सभ्य समाज में पुलिस अवरक्षा में कोई आके और आपके कैदी को मार जाए, ये उस देश और उस सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। ऐसे तो न्यायपालिका पे किसी का विश्वास ही नहीं रहेगा, देश में अराजकता फैल जाएगी। तो इसलिए पुलिस अवरक्षा में अतीक अहमद की जो हत्याकांड है उसकी घोर निंदा करता हूं मैं। जो उन्होंने किया उसका कर्म फल तो उनको मिलेगा, यानी उम्र कैद तो उनको मिल ही गई थी, हो सकता आगे और कांडों में उनको फांसी भी हो जाती। लेकिन पुलिस अवरक्षा में 3 लोग आके तुम्हारे 17 पुलिस वालों के सामने खड़े होकर उसको शूट करके निकल जाएं और तुम्हारी पुलिस ऐसे तमाशा देखती रहे। बहुत क्वेश्चन उठाता है अतीक अहमद हत्याकांड। चलो, इन सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त बताएगा कि इसमें किसका किसका हाथ था और आगे क्या होगा, कि आगे और अतीक अहमद से जुड़े शूट आउट होंगे या यहीं से दी एंड हो जाता है। फिलहाल मुझे तो नहीं लगता कि यहीं से दी एंड हो जाएगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलो हम लोग पढ़ते हैं भैया प्रधानमंत्री, अपने लक्ष्य की तरफ चलते हैं। लेकिन एक बात और, वो 17 18 साल के लड़के, जो 22 साल के लड़के, बताओ उसको शूट कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है यूपी में रोजगार और शिक्षा की क्या औकात है। ठीक है, अगर यही लड़के पढ़े होते लिखे होते, कोई इंजीनियर बना होता, कोई डॉक्टर बना होता, कोई अधिकारी बना होता, तो समाज की सेवा कर रहे होते। और यही लड़के आज जो है हत्यारे बन गए हैं, जिंदगी भर के लिए उम्र कैद की सजा काटेंगे ये लोग। उनके घर वाले तड़प तड़प के रोएंगे, बिलखेंगे। ठीक है, वैसे भी देखा ही होगा आप लोगों ने कितने निचले समाज से आते हैं ये लोग, कितने मतलब गरीब परिवार से आते हैं ये लोग। तो सरकार को चाहिए कि यूपी में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करे। जब हमारे सारे लड़के पढ़े लिखे होंगे तो ऐसा कदम कोई नहीं उठाएगा। जब हमारे सारे लड़के पढ़े लिखे होंगे तो ऐसा कदम कोई नहीं उठाएगा। और यूपी में तुम जानते ही हो, हर लड़का तो भैया नेता बनना चाहता है, पढ़ना कोई नहीं चाहता है। जबकि अंबेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आपकी औकात अगर जो जीरो है और हीरो बनना चाहते हो तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन यूपी में क्या हो रहा है देख रहे हो, शिक्षा की क्या कहानी है, रोजगार की क्या कहानी है। लड़के आंदोलन, ऐसी सरकार मैंने कभी नहीं देखी कि भैया रोजगार पाने के लिए, वैकेंसी निकलवाने के लिए लड़के जो है आंदोलन कर रहे हैं इको गार्डन में लखनऊ में बैठे बैठे। ठीक है, 5 साल हो गए, शिक्षक भर्ती अभी तक नहीं निकली है। 2018 में निकली थी और 2023 चल रहा है। कैसी सरकार है? सारी सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं। जब सरकारी नौकरी बचेंगी नहीं तो लड़के पढ़ लिख के करेंगे क्या? यही शूट आउट करेंगे, ऐसे ही समाज को बर्बाद करेंगे। एक अतीक अहमद मर गया और 3 अतीक अहमद अलग से पैदा हो गए, और इनके पीछे भी पता नहीं कितने लोग होंगे, इनके गॉडफादर, वो और पता नहीं कितने पैदा करेंगे। तो इसलिए भैया सरकार से अपील यही है कि आप टाइम टाइम पर सही तरीके से सरकारी नौकरी निकालो आप, और उनकी परीक्षा सही तरीके से कराओ, पारदर्शी तरीके से कराओ, और सरकारी नौकरी की संख्या बढ़ाओ, और अपने देश में शिक्षा व्यवस्था सही करो। तभी हमारा देश, हमारे देश के नौजवान आगे बढ़ेंगे। नहीं तो कोई कातिल बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई मर्डरर बनेगा, और हमारा समाज और डाउन 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 चला जाएगा। तो गुस्सा तो बहुत आ रही है कि बताओ 22 साल के 23 साल के लड़के जो है शूट आउट करके चले गए। अगर जो उनको पढ़ाया गया होता, लिखाया गया होता, तो वो सही तरीके से अपना जिंदगी व्यतीत करते। अब उनकी जिंदगी तो खराब ही है, उनसे संबंधित उनके परिवार वालों की भी जिंदगी खराब है, रंगा हो गई भैया उनकी जिंदगी। तो देख रहे थे वो कौन है, वो तिवारी, उसकी मम्मी बेचारी कैसे रो रही थी। अब मम्मी तो पीछे पीछे नहीं घूम रही कि बच्चा क्या कर रहा है बाहर जाके,
कौन से नेताओं से मिल रहा है और नेताओं के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है कि इस लड़के का यूज कर लो, ये कुछ ज़्यादा ही धर्म के नाम पे जो है उत्साहित है, चलो भैया बेटा इसका यूज कर लो और इसको मोहरा बना दो, आगे करके इसको शूट आउट करा दो, मौज हम काटेंगे। यही तो चल ही रहा है। मरेंगे ये 3 लड़के और मौज काटेंगे नेता, उनके नाम पे वोट बटोरेंगे नेता। ठीक है, इसीलिए भैया आप सभी से अपील है कि धर्म के नाम पे इतने भी अंधे ना हो जाओ कि आप अपने घर को बर्बाद कर लो। ठीक, और धर्म की असली परिभाषा पढ़ना है तो गीता पढ़ो, उसमें असली परिभाषा दी गई है धर्म की। धर्म की असली परिभाषा क्या है, आप गीता पढ़ो। एक बार में नहीं समझ में आएगी, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, आपको असली खेल समझ में आ जाएगा। गीता जैसी किताब इस दुनिया में कहीं है ही नहीं। ठीक है, और तब भी हमारे समाज के लोग क्या कहते हैं, अरे गीता पढ़ लोगे तो सन्यासी बन जाओगे। कौन है ये सब कहने वाले भैया, कहाँ से आते हैं ये लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेकिन इस बात पे आप लोग जरूर ध्यान रखो कि पढ़ाई ही आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। अगर जो आपने पढ़ाई छोड़ दिया तो जिंदगी में कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको जीरो से हीरो बना दे। केवल पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है जो आपको जीरो से हीरो बना सकती है। चलो देखिए, रिकॉर्ड हो रहा है, कभी कभी रुक जाता है। ओके, हो रहा है रिकॉर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री। ओके, इससे पहले हम लोग कई चैप्टर पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग देख लेना। राज्य सभा पढ़ चुके हैं, लोकसभा पढ़ चुके हैं और राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, उपराष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में अंतर पढ़ चुके हैं, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या होता है वो पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो इधर शुरू करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले भैया, भारत का सर्वे सर्वा कौन होता है? भारत का सबसे प्रमुख संवैधानिक अधिकारी कौन होता है? तो चलो देखते हैं, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है भारत का? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है भैया? राष्ट्रपति होता है। तो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है या देश का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। ओके, और प्रधानमंत्री क्या करता है? तो प्रधानमंत्री जो है ऐसे लिखते हैं, राष्ट्रपति और इधर लिखते हैं मंत्री परिषद। तो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी कौन होता है? प्रधानमंत्री। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है? संवैधानिक प्रमुख कौन होता है कार्यपालिका का या पूरे देश का? तो राष्ट्रपति। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक, और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है? प्रधानमंत्री। कहने का मतलब ये है, अगर वो मंत्रिपरिषद ने कोई निर्णय लिया है तो उसको राष्ट्रपति तक कौन पहुंचाएगा? वो प्रधानमंत्री पहुंचाता है कि हमारी मंत्रिपरिषद ने ये निर्णय लिया है, तो वो बात राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री बताता है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 क्या कहता है? राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताता है। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 53 बताता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। और अधीनस्थ अधिकारी कौन होंगे? अधीनस्थ अधिकारी मतलब मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के द्वारा करेगा, अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा या इनके द्वारा करेगा। ठीक, अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है? चलो देखते हैं।
तो अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगा? मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख कौन होगा? जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक, अब प्रधानमंत्री का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो प्रधानमंत्री जी का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 75 में। प्रधानमंत्री, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये। ओके, तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का वर्णन मिलता है। ठीक, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति जी, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री जी। ठीक, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति जी, अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्तियां, अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का निर्वाचन और प्रधानमंत्री का कार्य, ये सारी चीजें। ठीक, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, ये सब 75 में 75(1), 75(2), 75(3) ऐसे करके डिवाइड किया गया। इसमें ये सब चीजें दी गई हैं। तो प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 75। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि अगर जो आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपके अंदर कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो पीएम बनने की योग्यताएं, तो पीएम बनने के लिए भैया आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले भारत के नागरिक हो, और पागल या दिवालिया ना हो। पागल या दिवालिया ना हो। पागल और दिवालिया ना हो। ठीक है, तो भारत के नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो। ठीक, ये तो सब में कॉमन है, भारत के नागरिक हो और पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, नंबर 2 पे आता है आयु कितनी होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है भैया, कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो कितने वर्ष का, कम से कम कितने वर्ष का इंसान, व्यक्ति भारत का पीएम बन सकता है। तो जो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। पीएम बनने के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, तभी आप पीएम बन पाओगे। आगे अगला, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। अब और कौन सा जो योग्यताएं हैं इनकी, तो क्योंकि ये 2 योग्यताएं तो सारे लोग फिल करते हैं। ठीक है, बहुत से लोग फिल कर रहे होंगे। तो अब आगे और भी तो देखो, वरना कहेंगे हम भी भैया बनेंगे प्रधानमंत्री, हम भी बनेंगे। तो ये 2 तो नॉर्मल हैं, आगे देखो और कठिन आती है। अब तीसरे पे है कि पीएम बनने के लिए क्या होना चाहिए कि राज्यसभा प्लस लोकसभा। ठीक, तो राज्यसभा और लोकसभा में से किसी भी सदन का सदस्य हो, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा मतलब संसद। ठीक, क्योंकि संसद के 2 पार्ट होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तो पीएम बनने के लिए आपको संसद के किसी भी सदन का, चाहे तो राज्यसभा का आप सदस्य हो, चाहे लोकसभा के आप सदस्य हो, ये मान्य नहीं रखता कि आप जो है लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हो। चाहो आप राज्यसभा के सदस्य हो, चाहे आप लोकसभा के सदस्य हो, आप पीएम बन सकते हो। ठीक है, तो पीएम बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है,
अब ये जरूरी नहीं है कि आप राज्यसभा के सदस्य हो या लोकसभा के सदस्य हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो एक इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। राज्यसभा के कौन कौन से सदस्य, वैसे ज़्यादातर अभी तक का जितने भी पीएम बने हैं ज़्यादातर उसमें लोकसभा का जो लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो बनाया जाता है पीएम, प्रधानमंत्री, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आई है कि राज्यसभा का सांसद भी पीएम बना है। तो देखो कौन कौन से। सबसे पहले इंदिरा गांधी जब पहली बार बनती हैं पीएम तो वो राज्यसभा की सांसद होती हैं, राज्यसभा की सदस्य होती हैं उस समय पर, ठीक है। अब इंदिरा गांधी के बाद दूसरी कौन सी, दूसरे आ गए आपकी HD देवगौड़ा, ठीक है। ये भी जब बने थे पीएम तो ये राज्यसभा के सदस्य थे। और एक आते हैं आपके बहुत ही फेमस, ठीक है, अर्थशास्त्री, विशेषज्ञ अर्थशास्त्री, ठीक है, जिनके दौर में महंगाई सबसे न्यूनतम दर पे रही थी, क्या, मनमोहन सिंह। बोलते कम थे लेकिन काम भैया इन्होंने बहुत अच्छे किए, ठीक है। जब भारत जो है आर्थिक दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर हो गया था तब मनमोहन सिंह ने अपनी नीतियों से भारत को उस दौर में उबारा था। तो ये तीन लोग क्या थे, राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य जो पीएम बने, ठीक है। तो इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, मनमोहन सिंह ये राज्यसभा के सदस्य थे जो पीएम बने, ठीक है। तो ये आपकी शर्त पूरी हो गई, ठीक, कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए पीएम बनने के लिए। अब क्या कोई जरूरी ही है कि संसद का सदस्य हो तभी आप पीएम बनोगे? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कैसे? जैसे आप अपने दल के बहुत प्रतिष्ठित नेता हो और आप चुनाव लड़े और आप हार गए, ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी चाहती है कि आप ही पीएम बनो, तो आपको पीएम बना दिया जाएगा, लेकिन 6 महीने के लिए, ठीक है। तो आगे आ जाओ। चौथा, कोई व्यक्ति पीएम बन सकता है, कोई व्यक्ति पीएम बन सकता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति पीएम बन सकता है, ठीक, कोई भी लगाओ यहाँ पे, कोई भी व्यक्ति पीएम बन सकता है, लेकिन, अब लेकिन लग गया, लेकिन क्या है, तो कोई भी व्यक्ति पीएम बन सकता है लेकिन 6 महीने के अंदर 6 माह के अंदर उसे संसद के किसी सदन का, संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक है। तो कोई भी सदस्य पीएम बन सकता है लेकिन 6 माह के अंदर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक है, नहीं तो उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। राष्ट्रपति जी उससे क्या कर लेंगे, राष्ट्रपति उससे त्याग पत्र ले लेंगे, ठीक है। तो 6 माह के अंदर आपको संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो आप चुनाव हार गए हो और आप अपने दल के अच्छे नेता हो, प्रभावशाली नेता हो और आपके जितने भी सांसद हैं और आप बहुमत में आ गए हो, लेकिन आप चुनाव हार गए हो, आपकी पार्टी बहुमत में आ गई है और सभी सांसद चाहते हैं, आपके दल के बहुमत दल के नेता जितने भी हैं वो सब, बहुमत दल के जितने भी सांसद हैं वो चाहते हैं कि आप ही हमारे नेता बनो और आप ही पीएम बनो। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या बना दिया जाएगा, पीएम बना दिया जाएगा, लेकिन 6 माह के अंदर आपको संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, नहीं तो क्या होगा, आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा, ओके। इतना समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे इधर का डिलीट करके तब बताते हैं। चलो हटाते हैं। अब इधर पढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। यदि
जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना प्राप्त हो। ठीक है, जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना प्राप्त हो तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है और अपने विवेक का प्रयोग करके सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है, जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना हो तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है, तब राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है और सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। इस प्रकार से एक बार राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, तब ये स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो उस समय नीलम संजीव रेड्डी ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए किसको पीएम बनाया था? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो नीलम संजीव रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को अपनी विवेक की शक्ति का प्रयोग करते हुए पीएम बनवाया था। ठीक, चलो ये एक पॉइंट हो गया। अब एक पॉइंट ये है कि किसी भी दल, मान लो कोई दल हो या दलों का गठबंधन, ठीक, दल हो या दलों का गठबंधन हो और इसमें क्या हो, कोई निश्चित नेता ना हो। ठीक, आगे आते हैं। ठीक है, दल या दलों का गठबंधन हो और एक दल में या कई दलों को मिला के वो बहुमत में आ रहे हैं और उनमें कोई निश्चित नेता नहीं आ पा रहा है कि किसको पीएम बनाया जाए, वो लोग आपस में नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, या इन दलों में कोई दो समान प्रभावशाली नेता हों। वो कह रहे हैं कि हम पीएम बनेंगे, वो कह रहे हैं हम पीएम बनेंगे, या तीसरा पॉइंट या पीएम की मृत्यु हो जाए। ठीक, तो अब इन तीन कंडीशंस में राष्ट्रपति क्या करता है भैया? इन तीन कंडीशंस में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो इन तीन कंडीशनों में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? देखो, दल और दलों का गठबंधन हो और उसमें कोई निश्चित नेता ना हो। ठीक, ये लोग ना डिसाइड कर पाए कि किसको हम पीएम बनाएंगे, या दो लोग आपस में भिड़ जाएं कि भैया उस पार्टी में दोनों नेता शक्तिशाली हो और दोनों कहें हम बनेंगे पीएम, डिसाइड नहीं कर पाए उनकी पार्टी वाले अगले, या पीएम की मृत्यु हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? ऐसी स्थिति में होता है राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर देता है। ठीक, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है और अपने विवेक के अनुसार और अपने विवेक का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए, पसीना लग गया यहाँ पे तभी नहीं चल रहा है, किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए पीएम बना देता है और क्या करता है? चुनाव का, नीचे पता नहीं आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, और चलो ऊपर ही लिख देते हैं, और क्या करता है? चुनाव
कराता है क्या, दोबारा चुनाव कराता है, दोबारा चुनाव करवाता है। ठीक है, तो इन 3 स्टेजों में क्या होगा, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देगा और कुछ समय के लिए किसी भी व्यक्ति को पीएम बना सकता है अपनी विवेक का प्रयोग करते हुए, और दोबारा चुनाव करवाएगा, क्योंकि ये अब हमेशा के लिए थोड़ी नहीं, थोड़े टाइम के लिए रहेंगे ये पीएम, और तब तक ये दोबारा चुनाव करवाएगा, तब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त होगा, फिर उसको पीएम बनाया जाएगा। ठीक है, तो और जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना प्राप्त हो तो राष्ट्रपति अपने विवेक की शक्ति का प्रयोग करके सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है, या दोबारा चुनाव करवाए, या दोबारा चुनाव करवाए। उसके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो सबसे बड़े दल के नेता को आप पीएम बना दो, जैसे कि नीलम संजीव रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को बनवाया था, और या तो आप दोबारा चुनाव करवाओ। ठीक, तो ये 2 चीज़ें आपको क्लियर कट पता हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब इधर का डिलीट करते हैं और फिर और चीज़ें बताते हैं इसके पीएम के बारे में। चलो देखते हैं भैया, आगे देखते हैं, 2 पॉइंट और देखते हैं पीएम के बारे में इम्पोर्टेंट। तो 2 पॉइंट और हैं इम्पोर्टेंट पीएम के बारे में। अगर पीएम किसी वजह से, अगर जो पीएम क्या करे, त्यागपत्र दे दे, ठीक, या पीएम की मृत्यु हो जाए, या पीएम त्यागपत्र दे दे, या पीएम की मृत्यु हो जाए, तो इन दोनों स्टेजों में क्या होगा, मंत्रिपरिषद विघटन हो जाएगा। ओके, तो पीएम अगर जो त्यागपत्र दे देता है अचानक से, या पीएम की मृत्यु हो जाती है, तो मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाएगा, मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है, मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है पीएम, और जब तुम्हारा सरदार ही खत्म हो गया तो जाहिर सी बात है वो जो ग्रुप है मंत्रियों का वो टूट जाएगा, यानी मंत्रिपरिषद टूट जाएगी। ठीक है, तो पीएम की मृत्यु हो जाए या पीएम को त्यागपत्र देना पड़ेगा तो मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाओ। अब पीएम को क्या कोई हटा सकता है? तो चलो देखते हैं पीएम कितने समय तक रह सकते हैं। तो पीएम प्लस मंत्री, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक, तो पीएम और मंत्री क्या करते हैं? पीएम और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है, तो पीएम और यहाँ पे स्टार बना लो, यहाँ पे स्टार बना लो। ठीक है, तो पीएम और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे रह सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पीएम को अपने पद से तब तक नहीं हटा सकता जब तक पीएम के पास बहुमत है, तब तक राष्ट्रपति पीएम को अपने पद से नहीं हटा सकता। ओके, अब मंत्रियों को क्या हटा सकता है? हाँ, मंत्रियों को हटा सकता है राष्ट्रपति, लेकिन पीएम की सलाह पे। अगर पीएम कहेगा कि एक मंत्री साहब हमारे सही से नहीं काम कर रहे हैं और आप इनको पद से हटा दीजिए, तो पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्री को हटा सकता है। तो ये भी एक पॉइंट लिख लो, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्री को हटा सकता है। ठीक है, तो देखो ना, कई बार होता है
कि कोई मंत्री अच्छा काम नहीं कर रहा तो पीएम मंत्री को, राष्ट्रपति जी को सूचना देते हैं, तो राष्ट्रपति जी उनसे इस्तीफा ले लेते हैं और किसी नए सांसद को मंत्री बना देते हैं। ओके, इतना समझ में आया आपको? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा सकता है या पूछा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि पीएम अगर जो त्यागपत्र दे देता है तो मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाएगा कि नहीं, तो हो जाएगा। ठीक है, पीएम और मंत्री कब तक अपने पद पे रह सकते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। लेकिन राष्ट्रपति पीएम को तब तक अपने पद से नहीं हटा सकता जब तक पीएम के पास बहुमत है। ठीक है, और पीएम की सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्री को हटाता है और नए सांसद को बुला के उसको मंत्री बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि पीएम कौन कौन से काम करते हैं। ठीक है, और वो किस किस परिषद में पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएम जो है किन किन आयोगों का पदेन अध्यक्ष होता है। तो चलो देखते हैं भैया। तो एक हो गया आपका योजना आयोग, जिसको अब नीति आयोग कहा गया है। ठीक है, नाम बदल दिया। अरे नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, काम करना चाहिए, काम दिखना चाहिए। नाम बदल दिया, काम दिख रहा है आप लोग को? 10 साल होने वाले हैं, क्या करके दिखाया? कुछ दिखाया? बस एक काम बढ़िया किया उन्होंने। ठीक है, और कोई ऐसा काम नहीं किया है जो जनता की भलाई में हो। सारी फैक्ट्रियाँ बेचे डाल रहे हैं, हर चीज़ तो बेचे डाल रहे हैं सब। हर चीज़ प्राइवेट कर दोगे तो फिर बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? काहे करेंगे बच्चे पढ़ाई भैया? जब सरकारी नौकरियां मिलेंगी ही नहीं, हर चीज़ तुम प्राइवेट कर दोगे तो भैया उनको, जब सरकारी नौकरी मिलेंगी नहीं तो पढ़ाई काहे करें? काहे करोड़ों रुपए अपने ख़त्म करें पढ़ाई में, है कि नहीं? तो जब सारी चीज़ें भारत की बिक जाएंगी, प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी, तो फिर बच्चे क्या करेंगे? बच्चे वही करेंगे जो अतीक अहमद के साथ किया है 3 लड़कों ने। मार काट करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, डकैती डालेंगे, चोरी करेंगे, बदमाशी करेंगे, चलते हुए मोबाइल खींचेंगे, चैन खींचेंगे। ठीक है, तो ऐसे समाज तो गर्त में चला जाएगा। देश हमारा जो आगे बढ़ना चाहिए वो पीछे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि भैया किसी भी देश की आधारशिला क्या होती है? किसी भी देश का आधार क्या होता है? शिक्षा होता है। और शिक्षा पे काम कर ही नहीं रहे, ना तो योगी कर रहे हैं और ना तो मोदी कर रहे हैं। ये भी शिक्षा के क्षेत्र में बेकार, ये भी शिक्षा के क्षेत्र में बेकार। जब हर चीज़ प्राइवेट कर दोगे तो सरकारी नौकरियां रहेंगी नहीं। और लड़का जो है तैयारी काहे करता है? उस अपने यही देखता है कि भैया हमें सरकारी नौकरी मिलेगी तो आगे बढ़ेंगे, मेरा परिवार सही से चलेगा। ठीक है, और जब हर चीज़ प्राइवेट कर दोगे तो बच्चा पढ़ेगा नहीं। जब पढ़ेगा नहीं तो उसका दिमाग खाली रहेगा, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। उसमें उल जुलूल विचार आएंगे, कहेंगे ऐसे अतीक अहमद की तरह डॉन बन जाए या उनकी तरह डॉन बन जाए, तो ऐसे डॉन बनने के लिए गलत रास्ता यूज करेंगे। और फिर क्या होगा? ऐसे सभी लोग धीरे धीरे करने लगेंगे, समाज चला जाएगा डाउन। ठीक है, इसलिए आपसे अपील है, सरकारों से अपील है कि भैया जो देश की आधारशिला होती है वो होती शिक्षा। और शिक्षा करके इंसान क्या करेगा? खाली शिक्षित घूमेगा? नहीं, उसको चाहिए रोजगार, उसको चाहिए सरकारी नौकरी। ठीक है, जब हर चीज़ तुम प्राइवेट कर दोगे तो सरकारी नौकरियां बचेंगी कहाँ? तो इसका कुल मिला के क्या है? अगर जो आपकी सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं तो इसका मतलब क्या है? समाज के लोगों को गुंडा बनाया जा रहा है, समाज के लोगों को गर्त में ढकेला जा रहा है, उनको डाकू और माफिया बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक है, उधर ढकेला जा रहा है। सरकारी कंपनियों का बंद करने का सीधा इफेक्ट यही पड़ेगा कि भैया आपको फिर गलत रास्ते ही यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं योजना आयोग। ठीक, इसलिए सरकारी कंपनियां नहीं बिकनी चाहिए। इतनी मुश्किल से तो इंडिया ने सरकारी कंपनियों को बनाया है, लेकिन आप लोग तो सब बर्बाद करे डाल रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग, जिसको अब नीति आयोग कर दिया गया है नाम। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि खाली नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, काम बदलने चाहिए। ठीक है, नाम कुछ भी हो लेकिन काम बोलता है, काम बोलना चाहिए। आगे आ जाओ, अंतर्राज्यीय परिषद। चलो, हमने बताया है आपको अंतर्राज्यीय परिषद संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ।
ठीक है, देखिए आपने कितना पढ़ा है। योजना आयोग और नीति आयोग, अंतर राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, और एक और कौन सी है, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, तो ये चार, ठीक है। जैसे ही आप पीएम बनोगे तो योजना आयोग, अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, इनके क्या बन जाओगे, इनके पदेन अध्यक्ष बन जाओगे। यानी पीएम इन चारों का पदेन अध्यक्ष होता है। जैसे हमने कई बार क्वेश्चन आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है। जैसे पीएम बनोगे सीधे योजना आयोग के अध्यक्ष बन जाओगे। ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद का भी अध्यक्ष पीएम होता है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी अध्यक्ष पीएम होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष पीएम होता है। यानी कि जैसे आप पीएम बनोगे इन चारों के अध्यक्ष बन जाओगे। ठीक है, तो पदेन अध्यक्ष होता है, पीएम पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो जैसे कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। यानी जैसे ही आप उपराष्ट्रपति बने, आप राज्यसभा के सभापति बन गए, उसको कोई अलग से उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप उपराष्ट्रपति बने, आप राज्यसभा के सभापति बन गए, और जैसे ही आप पीएम बने वैसे इन चारों के अध्यक्ष बन गए। इसीलिए पदेन मतलब जैसे पीएम का पद मिला वैसे ही ऑटोमेटिक आप इन चारों के अध्यक्ष बन गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है, और क्या पीएम करते हैं, तो पीएम क्या करते हैं, विदेश नीति का अंतिम फैसला। ठीक है, विदेश नीति का अंतिम फैसला कौन करता है, पीएम ही करते हैं भैया। अंतिम निर्णय कर लो। विदेश नीति का अंतिम निर्णय कौन लेता है, पीएम लेते हैं। विदेश नीति का अंतिम निर्णय कौन लेता है, पीएम लेते हैं। और क्या करते हैं पीएम, क्या करते हैं, और देश में, विदेश में और संसद में, ठीक है, शासन की नीतियों का प्रमुख प्रवक्ता होता है। ठीक है, तो यानी आपकी सरकार चल रही है, यानी आपका शासन चल रहा है, तो शासन की नीतियां क्या हैं, तो अब शासन की नीतियां क्या हैं, तो उसको और कोई नहीं बताएगा, पीएम ही बताएंगे। देश में बताना होगा तभी पीएम बताएंगे, विदेश में बताना होगा अपने शासन की नीतियों को, वो भी तब पीएम ही बताएंगे, संसद में बताना होगा तभी पीएम ही बताएंगे। तो पीएम अपने शासन की नीतियों को बताने के लिए, संसद, विदेश और देश में बताने के लिए क्या होता है, उसका प्रमुख प्रवक्ता होता है। अपने शासन की नीतियों को बताने के लिए प्रमुख प्रवक्ता होता है पीएम। ठीक है, और जैसे कि G20 हो गया, G7 हो गया, G8 है, ऐसे बड़े बड़े जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हैं, इन सम्मेलनों में भाग लेने के लिए भारत से कौन जाएगा, तो पीएम ही जाएगा। ठीक है, दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करने के लिए, संधि और समझौते करने के लिए कौन जाएगा, पीएम ही जाएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन हमने पूछा था आपसे, पूछा नहीं, चलो आज हम पूछ लेते हैं कि जितने भी संधि और समझौते होते हैं वो किसके नाम से होते हैं, पीएम के नाम से होते हैं या राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। चलो आंसर दे देते हैं। तो जितने भी संधि और समझौते होते हैं, जाते तो हैं प्रधानमंत्री करने, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। पीएम जाते हैं वहाँ, देखो क्या कहा गया है, राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन है, वास्तविक प्रमुख है पीएम। ठीक है, और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग पीएम के द्वारा करेगा, तो सारी शक्तियां कहाँ निहित हो गई, पीएम में निहित हो गई। ठीक है, तो
पीएम जाएगा तो वहाँ पे अपनी उन पीएम के पास पावर है कि कैसी कैसी संधि करी जाएगी, लेकिन उस पर दस्तखत किसके होंगे संधि पे और समझौते पे? वो राष्ट्रपति के होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं ये प्रधानमंत्री आपको समझ में आ गए होंगे। आप लोग इसको 1-2 बार देख लो तो बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पीएम से आपका। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहो और पढ़ाई करते रहो। ठीक है, क्योंकि पढ़ोगे आगे, क्योंकि पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।